नमस्कार दोस्तों, इजराइल ने अपनी सेकेंड वार्निंग दे दी है। जो भी राफा के अंदर में, जो कि इजराइल के मतलब गाजा स्ट्रिप की जो सबसे सदर्न मोस्ट सिटी है राफा, वहाँ पर ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन जो पैलेस्टीनियन सिविलियंस हैं वो वहाँ पर शरण लिए हुए हैं। तो इजराइल ने फाइनली उन पैलेस्टीनियन सिविलियंस को अपनी सेकेंड एंड लास्ट वार्निंग दी है कि आप इस राफा सिटी को जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट कर दीजिए, बिकॉज इजराइल जो है वो वहाँ पर अपना फाइनल ऑपरेशन लॉन्च करने वाला है और वो इन ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करना चाहता है वहाँ पर विथ टैंक्स, विथ इट्स IDF फोर्सेस। फाइनल एक ऑपरेशन लॉन्च करना चाहता है बिकॉज इजराइल को ऐसा लगता है कि राफा के सिटी के अंदर में जितने भी हमास की टॉप लीडरशिप है और जितने भी हमास के टॉप ऑफिशियल्स हैं वो वहीं पर शरण लिए हुए हैं, लोगों के बीच में छिपे हुए हैं, और इसीलिए वो चाहता है कि राफा में अपना एक लास्ट ऑपरेशन करके इस पूरे वॉर को वो ख़त्म करे राफा के अंदर में। अब जैसे ही इजराइल ने ये सारी चीज़ें कहीं तो वहाँ से एक पूरा मतलब समझ लो US, UN हर सब में एक हड़कंप छिड़ गया, क्योंकि राफा के अंदर में आज भी 1.5 मिलियन पॉपुलेशन रहती है। नाउ अब अगर आप गाज़ा की ज्योग्राफी को समझेंगे तो गाज़ा को टोटल आप 5 हिस्सों में बांटा जा सकता है: नॉर्थ गाज़ा, सेंट्रल गाज़ा, देर एल बाला, खान यूनुस और राफा। तो सबसे पहले जब गाज़ा पे अटैक हुआ तो वहाँ के सिविलियंस भाग के सेंट्रल गाज़ा में पहुँचे, और फिर जैसे जैसे ये अटैक्स जो है वो आगे बढ़ते गए तो वो सदर्न गाज़ा की तरफ मूव होते गए और भागते भागते वो आके राफा में स्टक हो गए। अब सिचुएशन ऐसी है वहाँ पर कि अगर आप इमेजेस से देखोगे तो कुछ ऐसी सिचुएशन जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है अभी, ये जो आपको छोटे छोटे टेंट्स दिख रहे हैं, ये लोग इन टेंट्स में रहने के लिए मजबूर हैं। ये देखो एक ग्राउंड जैसा पूरा हिस्सा है जो राफा के अंदर में है, और यहाँ पर आप देखो कि ये लोग यहाँ पर टेंट्स में रहने में मजबूर हो गए हैं। अब जैसा कि आपने मैप में अभी थोड़ी देर पहले देखा था, तो राफा का जो बॉर्डर है वो सीधा इजिप्ट के साथ में लगता है, और इजिप्ट जो है वो दूसरी कंट्री है, तो वहाँ पर इलीगली इन्फिल्ट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब बेसिकली इन पैलेस्टीनियन सिविलियंस के पास दे हैव नोवेयर टू गो, उनके पास कोई जगह नहीं बची है। तो जैसे ही इजराइल ने अपनी सेकेंड वार्निंग दी तो बहुत सारे जो सिविलियंस हैं, जो पैलेस्टीनियन सिविलियंस हैं, वो मजबूर हो गए खान यूनुस की तरफ बढ़ने के लिए। खान यूनुस एक वो सिटी है जो कि आपने मैप में थोड़ी देर पहले देखा, जिसको पहले इजराइल ने अटैक किया था और वो पूरी तरीके से डिवास्टेट हो चुकी है। तो जैसे आपकी स्क्रीन में देख रहे हो, लोग जो हैं अपने बैग्स को पैक करके, अपने टेंट्स को लेकर के खान यूनुस की तरफ जा रहे हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो पैलेस्टीनियन सिविलियंस जो कि 1.5 मिलियन लोग वहाँ पर राफा में रह रहे हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा, बहुत आयत में, मतलब 50-60% एज पर UN रिपोर्ट्स 50-60% लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं, जो बच्चे हैं वो काफ़ी बीमार हैं और वो मूव नहीं कर सकते इतनी जल्दी। उनको कुछ एम्बुलेंस, उनको कुछ मेडिकल हेल्प देनी होगी, वो नॉर्मल होंगे तभी वो मूव कर पाएंगे, या उनको मेडिकली मूव करना होगा या थ्रू हेलीकॉप्टर्स मूव करना होगा, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते। और ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन इजराइल को लगता है कि किसी भी तरीके से इस पूरे एरिया को इवैक्यूएट करवाना ही पड़ेगा, तभी वो अपना फाइनल ऑपरेशन कर पाएगा। अभी देखो इजराइल के साथ प्रॉब्लम क्या है। इजराइल को पता है कि 1.5 मिलियन सिविलियंस जब तक राफा के अंदर में रहेंगे वो अपना मिलिट्री ऑपरेशन नहीं लगा सकता, और बताया ये जा रहा है कि ऑलमोस्ट 37 जो लोग हैं वो इसमें डेथ हो चुकी है उनकी इस एयर स्ट्राइक में, जो कि इजराइल ने अभी परसों करी थी। तो नाउ प्रॉब्लम ये आ रही है क्योंकि पूरी दुनिया ने इजराइल को ये वार्निंग दी है कि भाई 1.5 मिलियन लोग हैं, बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो जाएगा वहाँ पर अगर आप एयर स्ट्राइक करते हो या ग्राउंड ऑपरेशन करते हो, क्योंकि पैलेस्टीनियन सिविलियंस के पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए। तो जब आप वहाँ पर अटैक करोगे तो बहुत सारे सिविलियंस वहाँ पर मारे जाएंगे। तो आप वहाँ पर तब तक अटैक नहीं करेंगे जब तक आपके पास कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है। तो इजराइल को वहाँ से लोगों को खाली करवाना ही है। अब लोग जो हैं वहाँ पर भुखमरी के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तो इसीलिए अब इजराइल ने क्या किया है कि वो राफा के बॉर्डर को थोड़ा खोल रहा है, और जो वहाँ से फूड एड्स आते हैं इजिप्ट के साइड से उनको आने दे रहा है, ताकि वो फूड एड्स लोगों तक पहुँचे और लोग वहाँ पर थोड़े हेल्दी हों और निकले उधर से। तो अब US का यहाँ पर स्टांस सिंपल है। US ने अपने पूरे हाथ पीछे खींच लिए। जैसे कि अभी हमने कुछ दिनों पहले आपके पास एक डिस्कस भी किया था इस चीज़ को कि US का जो मिलिट्री एड पैकेज जाता है इजराइल के पास, उसको रोक दिया पूरी तरीके से। मतलब वो $17 बिलियन जो उनको मिले वो अलग है, जो मिलिट्री एड्स रेगुलर जाते हैं हर हफ्ते जो है US उनको मिलिट्री इक्विपमेंट्स देता है, उस मिलिट्री इक्विपमेंट को उन्होंने फिलहाल के लिए रोक दिया है। उन्होंने इजराइल से सिंपल कहा है कि भाई आप हमें क्लियर कट एक
ऑपरेशन का अपना पूरा प्लान देंगे, जहां पर सबसे पहले ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन से पहले वहां पर इवैक्यूएशन ऑपरेशन होगा। जितने भी पैलेस्टीनियन सिविलियंस वहां पर हैं उन सबको आप खाली करवाएंगे वहां से, और तब जाकर के आप किसी भी तरीके का मिलिट्री ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे। देखो, हमास इज अ डिफरेंट थिंग। हमास पूरी दुनिया का दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है, आपका भी दुश्मन है, वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बट हमास के अलावा वहाँ पर जो पैलेस्टीनियन सिविलियंस हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, आपको उनकी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, और हमें भी पूरी दुनिया को उनकी अकाउंटेबिलिटी लेकर के दिखानी पड़ेगी। अब जैसे ही सेकंड वार्निंग सैटरडे को दी इजराइल ने, उसके बाद से यूएस के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने इजराइल के प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से बात करी और उनको समझाने की कोशिश करी कि देखो, जब तक इवैक्यूएशन प्लान नहीं होगा आप किसी भी तरीके का कोई इनिशियल मिलिट्री डील भी मत करिए, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू वॉज ऑफ दैट व्यू कि मतलब जो राफा की सिटी है उसके बाहर हम अपने पूरे फोर्सेस को लगाना चाहते हैं, ताकि लोग जो बाहर निकलते जाएं उनको चेकिंग कर सकें उनकी, कि कहीं उनमें ही मिल करके कुछ हमास के ऑफिशियल्स तो नहीं जा रहे हैं। बिकॉज हमास की उन्होंने एक पूरे लीडरशिप की एक लिस्ट बना रखी है, और जब तक वो पूरी लीडरशिप खत्म नहीं होगी इजराइल का ऑपरेशन खत्म नहीं होगा। ये बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया है। तो यूएस के ऑफिशियल्स ने उनको समझाने की कोशिश करी कि नहीं, आप किसी भी तरीके का इनिशियल मिलिट्री डील अभी फिलहाल वहाँ पर मत करिए, सिचुएशन बहुत ख़राब है, यूएन में भी चीज़ें आपके अगेंस्ट में जा चुकी हैं, तो जब तक ये सिविलियंस वहाँ से नहीं निकलते हैं आप किसी भी तरीके की कोई हरकत वहाँ पर मत करिए। नाउ सवाल सबसे बड़ा दुनिया के सामने ये आता है कि इजराइल का क्या इजराइल कब रुकेगा, क्या चाहिए इजराइल को। देखो, पॉलिटिकली मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कई सारी वीडियोस में, मैं फिर से बता देता हूं। इजराइल की पॉलिटिकल सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं कि वो जब तक हमास को ख़त्म नहीं कर देगा वो तब तक इस वॉर को छोड़ नहीं सकता बीच में, बिकॉज वो मैसेज ये जाएगा पूरी दुनिया के सामने दैट इजराइल हैज़ लॉस्ट द वॉर। बेंजामिन नेतन्याहू कैन नॉट अफोर्ड दिस, बिकॉज पॉलिटिकली वो काफ़ी वीक हो गए हैं अपनी कंट्री में। जैसे वॉर रुकेगा या ख़त्म होगा वहाँ पर इलेक्शंस होंगे, बेंजामिन नेतन्याहू चुनाव हार जाएंगे, बिकॉज बेनी गांस की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है वहाँ पर। ये तो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इस बात को बेंजामिन नेतन्याहू बहुत अच्छे से समझते हैं। बट व्हाट अबाउट द इजरायली मेंटेलिटी? मान लो इलेक्शन हो जाते और बेंजामिन नेतन्याहू हट जाते, बेनी गांस उनकी जगह पर आ जाते, तो वो क्या करते? क्या वो रुक जाते, वो छोड़ देते? तो इसको समझने के लिए आप थोड़ी सी इजराइल की हिस्ट्री को समझो। इजराइल देश का जन्म कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। 6 डेज़ वॉर आपको पता ही है कि 6 दिन में पूरी अरब कंट्रीज़ जो कि एक साथ थी सबको एक बार में इजराइल ने हरा दिया था। तो इजराइल की हिस्ट्री पर अगर आप जाओ तो एक ऐसी घटना मैं आपको डिस्कस करता हूँ जो कि इससे बहुत सिमिलर है। हुआ क्या था कि 1972 में जर्मनी मुनिक के अंदर में ओलंपिक्स हो रहे थे, सबको पता है, और इस ओलंपिक्स में इजराइल ने भी पार्टिसिपेट किया था। अब ये जो स्क्रीन पर आप फोटो देख रहे हो ये टेररिस्ट की फ़ोटोज़ हैं। अब हुआ क्या था कि इजराइल की टीम उस ओलंपिक में गई थी और जहां पर रुकी हुई थी वहां पर अचानक से एक ग्रुप, उस समय बहुत इनफेमस ग्रुप हुआ करता था जिसका नाम था ब्लैक सितंबर ग्रुप। और ये ब्लैक सितंबर जो है एक टेररिस्ट आउटफिट था बेसिकली, जो रफा के अंदर में जो कि मतलब पूरा गाजा के अंदर में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की सरकार है, जो उसके फतेह पार्टी जो थी वहाँ पर, जो फतेह पार्टी कंटेस्ट कर रही थी इलेक्शन, वो फतेह पार्टी का बेसिकली ये एक मिलिट्री ऑफशूट माना जाता है। तो ब्लैक सितंबर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। इसके कुछ टेररिस्ट जो हैं, जहाँ पर इजरायली ये प्लेयर्स रुके हुए थे वहाँ पर घुस जाते हैं, और इजरायली प्लेयर्स, उनमें से 2 लोगों ने इनको कन्फ्रंट करने की कोशिश करी। एक उसमें से इजराइल के रेसलिंग कोच थे, और उनके साथ साथ एक उसमें जो है वो इजराइल के कुछ रेसलिंग एसोसिएशन के मेंबर थे। उन दोनों को ऑन द स्पॉट उन टेररिस्टों ने मार दिया। उन दोनों को मारने के बाद ये टेररिस्ट जो हैं वो पहुंचते हैं इजरायली प्लेयर्स के पास और 9 प्लेयर्स को ये बंदी बना लेते हैं, और 9 प्लेयर्स को बंदी बना करके ये ले जाते हैं। और उसके बाद ये अपनी डिमांड रखते हैं सबके सामने कि जो इजराइल ने हमारे पैलेस्टीन के के अंदर जो मिलिटेंट्स थे उनको पकड़ा है, कम से कम 200 या 300 मिलिटेंट्स वहाँ पर हुआ करते थे, उनको पकड़ा है, उनको तुरंत रिलीज़ करें तो हम इन 9 प्लेयर्स को अपने आप रिलीज़ कर दिया करेंगे। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर एक और प्रॉब्लम फंस गई। अब इजराइल ने तो रिलीज़ करने से बिल्कुल मना कर दिया। जर्मनी में क्या हुआ कि जब ये जर्मनी में सारी चीज़ें हो रही थी तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बार लगा दिया था जर्मनी में कि किसी भी सिविलियन ऑपरेशन में, जहाँ पर सिविलियन लाइफ मैटर करती है या जहाँ पर सिविलियंस हैं, अगर आपको ऐसी जगह पर कोई ऑपरेशन करना है तो वहाँ पर आप जर्मन मिलिट्री का यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज जर्मन मिलिट्री बहुत वर्ल्ड वॉर 2 में इनफेमस हो गई थी इस अपने मतलब मास मसैकर्स के लिए। तो इसलिए उसको ऊपर बैन लगा दिया। कोई जो भी ऑपरेशन होगा वो पुलिस और इंटेलिजेंस सर्विसेज करेंगी, मिलिट्री उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। तो ये पूरा ऑपरेशन इन टेररिस्ट को मारने का
ये पुलिस को करना पड़ा, जर्मन पुलिस को करना पड़ा, जो कि उतने वेल इक्विप्ड थे ही नहीं इस पूरे ऑपरेशन को करने के लिए, और ये ऑपरेशन पूरी तरीके से ब्रूटली फेल हो जाता है। और ये टेररिस्ट जो हैं वो 9 जो इजरायली प्लेयर्स थे उनको वहाँ पर मार देते हैं। हालांकि ये 5 टेररिस्ट को भी बाद में एलिमिनेट कर दिया गया, मार दिया गया, और 3 टेररिस्ट को जिंदा पकड़ा गया था। लेकिन इस पूरी घटना के बाद, इसको मुनीक मसैकर कहा जाता है, ओलंपिक्स में जो इजरायली प्लेयर्स की डेथ हुई थी, उसके बाद इजराइल ने 30 साल तक ऑलमोस्ट ब्लैक सितंबर जो पूरा ये टेररिस्ट आउटफिट था इसको ख़त्म कर दिया। 30 साल तक अपना ऑपरेशन चलाया। इतने लंबे ऑपरेशन, इवन फतेह पार्टी के कई बड़े नेताओं को भी मार दिया इजराइल ने, खोज खोज के एक एक जगह पे। मतलब ऐसी कोई बहुत कम कंट्रीज़ थी जहाँ पर इन्होंने अपना ऑपरेशन, सीक्रेट ऑपरेशन नहीं किया और वहाँ पर ब्लैक सितंबर ग्रुप के छुपे हुए मिलिटेंट्स को नहीं मारा। जॉर्डन, सीरिया, इराक, मतलब हर कंट्री में, मिडिल ईस्ट तो छोड़िए, आप यूरोपियन कंट्रीज़ में भी घुस करके उन्होंने इस ब्लैक सितंबर ग्रुप के मिलिटेंट्स को मारा था। 30 साल तक ये ऑपरेशन चलाया था। तो यहाँ से समझाने का मतलब, इस इंसिडेंट को बताने का मतलब ये है कि उस समय 11 इजरायली प्लेयर्स मारे गए थे। तो इजराइल ने 30 साल तक खोज खोज के पूरे ब्लैक सितंबर ग्रुप को ख़त्म कर दिया। और अभी हमास ने जो टेररिस्ट अटैक किया था उसमें 1200 इजरायली सिटीजन्स की डेथ हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल की जो रिटेलिएशन पावर है वो कितनी ज़्यादा है। मतलब आप 1x अटैक करेंगे तो इजराइल जो है वो आपके ऊपर 100x से रिटेलिएट कर देगा, दैट इज़ फॉर श्योर। और ऐसे इंसिडेंट्स ये चीज़ को और ज़्यादा कन्फर्मिटी देते हैं कि इजराइल जब तक हमास को पूरी तरीके से नहीं खत्म कर, चाहे कोई भी लीडर हो इजराइल के अंदर में, चाहे वो बेंजामिन नेतन्याहू हो, चाहे वो बेनी गांस हो, जब तक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर देगा हमास को, वो नहीं रुकने वाला है। वो अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू करता रहेगा और उसको बहुत ज़्यादा सिविलियंस की परवाह भी नहीं है। इसीलिए पूरी दुनिया ये बात समझती है, वो उससे रिक्वेस्ट कर रही है कि आप प्लीज़ पैलेस्टीनियन सिविलियंस को वहाँ से पहले इवैक्यूएट कराओ, तब जा करके अटैक करो। तो अब प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि वो 1.5 मिलियन पॉपुलेशन को यहाँ से दूसरी सिटी में मूव करना वो बहुत मुश्किल है। जब इतनी बड़ी मात्रा में, कोई 1.5 मिलियन कोई आसान बात तो है नहीं, जब इतनी बड़ी मात्रा में सिविलियंस को आपको मूव करना होता है तो वो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वो किसी भी कंट्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो वो चैलेंज अभी इजराइल भी फेस कर रहा है। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, एज ऑफ नाउ, अगर आप देखो पूरा अपडेट देखो इजराइल हमास से कॉन्फ्लिक्ट का, तो इजराइल जो है वो तब तक अपने ऑफेंसिव को लॉन्च नहीं कर पाएगा जब तक वहाँ के सिविलियंस जो हैं वो मूव नहीं कर जाते हैं। और अगर उनके मूव करने से पहले वहाँ पे ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया तो फिर एक बहुत डेडली एंड होगा इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का, और इजराइल को इसका हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।